हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन पेशन आ थीम ऑफ कार्डिगन का लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर लोटस पियर से सक्सेसफुली भाग चुका था। वो दोनों एक घोड़ा गाड़ी में थे एंड विंग वांग जी के साथ बात करते करते सो चुका था। अब आगे सीन की स्टार्टिंग होती है विंग से। हमें विंग को दिखाया जाता है जो उस घोड़ा गाड़ी में चैन से सो रहा था। तभी अपने आसपास की बातें करने की शोर से उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है एंड रब करने लगता है। वो कई घंटों तक सोता रहा एंड उसे वो महसूस भी हो रहा था। वो धीरे से उस घोड़ा गाड़ी से निकलता है एंड बाहर दिखने लगता है। वो घोड़ा गाड़ी ऐसी जगह रुका हुआ था जहाँ से एक गांव शुरू होता है। पिंक जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे घर थे, लेकिन काफी दूर दूर थे। जैसे कि इस गांव में ज्यादा लोग ही नहीं है। पिंक को आसपास ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे थे। वो जब अपनी चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ बहुत सारे पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन सी रास्ते से इस गांव में एंटर किया। विंग अपने चारों तरफ देख ही रहा था, तभी देखता है कि वांग जी एक मिडिल एज आदमी से बात कर रहा है। वांग जी उस आदमी से कुछ तो बात कर रहा था जो विंग को सुनाई नहीं दिया। आखिर में जब उन दोनों की बात करना कंप्लीट हो जाता है, वो आदमी वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है। वांग जी जब घोड़ागाड़ी की तरफ देखता है तो देखता है विंग ऑलरेडी निकल चुका है। वांग जी विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं, तो मुड़ गए, चलो अब हमें चलना चाहिए। तो विंग कहता है, चलना चाहिए मतलब क्या हम इस घोड़ेगाड़ी को ही छोड़ने वाले हैं? तो वांग जी कहता है कि हाँ, हम इसे अंदर नहीं ले जा सकते। तो विंग कहता है, अगर इन घोड़े को कुछ हो गया तो वांग जी कहता है, तुम फिक्र मत करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। विंग वांग जी से ज्यादा सवाल नहीं करता एंड वांग जी को फॉलो करने लगा था। वांग जी भी चलने लगा था। ये जगह विंग के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए विंग को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। वांग जी ये नोटिस करता है, इसलिए वो थोड़ा सा धीरे कर लेता है अपनी स्पीड को एंड विंग के पास आते ही विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग अपनी चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी का हाथ पकड़ते ही वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी कहता है, डरो मत, ये जगह बहुत ही ज्यादा सेफ है। हम इतने दिनों तक जहाँ पर थे वहां से तो बहुत ज्यादा सेफ है। ऐसा कहते हुए स्माइल करता है एंड विंग को लेकर चलने लगता है। विंग वांग जी की तरफ थोड़ी देर तक दिखता है, उसके बाद वो भी सीधा देखने लगता है। विंग को लगता है वांग जी एंड वो शायद किसी इन में ठहरने वाला है, लेकिन वांग जी को एक घर की तरफ जाते हुए देखकर विंग कंफ्यूज हो जाता है। वांग जी विंग को लेकर उस घर के सामने खड़ा होता है। उसके बाद विंग को वेट करने के लिए बोलकर उस घर के पास जाता है एंड गेट पे नॉक करने लगता है। विंग वांग की तरफ ही देख रहा था, तभी थोड़ी देर के नॉकिंग के बाद उस घर से एक औरत बाहर निकलती है। उस औरत को देख के लग रहा था कि वो भी वांग जी की एज की ही होगी। तभी वांग जी वो करते हुए उस औरत को कहता है कि हमें रेंट में रूम चाहिए। मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने आपके बारे में बताया। तो वो औरत पहले तो थोड़ी देर तक वांग जी की तरफ देखती है, उसके बाद वो स्माइल करते कहते, ओ तुम तो वही हो ना जिसने इस गाँव के मुखिया की मदद की था। तो वांग जी स्माइल करता है, अपने सिर को नोट कर देता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई तुम्हें फेस से देखकर, मैं तो भूल ही चुकी थी तुम कितने दिनों बाद यहाँ आए हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ, बहुत जरूरत पड़ी इसीलिए आया, असल में हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सुनते ही वो औरत वरीड हो जाती है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी उस औरत की नजर वांग जी के पीछे विंग की तरफ पड़ती है, जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। उसको देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो औरत विंग की तरफ थोड़ी देर देखता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे, क्या ये तुम्हारा पार्टनर है? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखता है, उसके बाद उस औरत की तरफ देखकर अपने सिर को नोट कर देता है। तो वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही विंग के पास आती है एंड विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, सच में तुम्हारा पार्टनर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है वांग जी। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखती है। उसकी आंखें शाइन करने लगी थी विंग को देखकर। विंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ये गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है एंड यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं रहते, इसीलिए उस औरत ने इससे पहले विंग से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी पर्सन को नहीं देखा था। इसलिए विंग की ब्यूटी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज हो गई थी। वांग जी उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है, मित्सुआ, हम बहुत देर तक जर्नी करके आए हो। तो वो औरत तुरंत ही कहते, ओ हाँ हाँ, तुम लोग अंदर चलो, मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कहते हुए वो विंग को हाथ को पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाती है। वांग जी भी मित्सुआ को फॉलो करने लगता है। तभी मित्सुआ वहाँ पे बैठते हुए कहती है, तुम्हें पता है वांग जी जब बहुत ज्यादा छोटा था वो तब से इस गाँव में आता था। वो बहुत ही कम आता था, लेकिन जब भी आता था कुछ ऐसा करता ही था जिससे गाँव वालों कभी वांग जी को नहीं भूलता। ऐसे कहते हुए वो स्माइल करके वांग जी के शोल्डर पे हिट कर देता है। उस औरत को देख के समझ आ रहा था कि वो औरत और वांग जी बहुत सालों से एक दूसरे को जानता है। तो वांग जी अपने आइज को रोल करते हुए कहता है, हाँ, इसलिए तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए, है ना? ये सुनते ही वो औरत अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, ओ वांग जी, मैं कैसे तुम्हें पहचान पाता, तुम कितने सालों बाद आते हो।
तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना? तो वांग जी कहता है, मित्सुआ तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिख रहे, हाओलिन कहाँ है? तो मित्सुआ कहता है कि वो खेत में गए, घर में कोई सब्जी खत्म हो गए थे तो वो खेत से वो तोड़ने के लिए गए हैं। तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था उन लोगों की बातें। विंग तो पहली बार इस औरत को मिल रहा था ना, और ये औरत इतने कम टाइम में विंग से इतना फ्रेंडली हो रहा है, जो विंग को अजीब लग रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये मित्सुआ है, मैं जब इस गाँव में आया था तब मैं पहली बार इससे मिला था। तभी मित्सुआ कहते, हाँ, ये जब पहली बार गाँव में आया था इसने हमारे गाँव के मुखिया की मदद किया था, तब से ये गांव में काफी ज्यादा फेमस है। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है, तो वांग जी विंग की तरफ देखकर बस स्माइल कर देते हैं। मित्सुआ विंग को बताने लगता है कि वांग जी जब बहुत छोटा था तब वो वांग जी से मिला था, लेकिन वांग जी बीच बीच में ही चला जाता था एंड बहुत सालों बाद आता था, जिससे वो हमेशा वांग जी को पहचान नहीं पाता था। जब भी वांग जी यहाँ पे आता था उसके फीचर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते थे, जिससे उसे वांग जी को पहचानने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। एंड अभी तो विंग ने देखा भी कि मित्सुआ तो पहले वांग जी को पहचान ही नहीं पाया। तो वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हाओलिन कब आने वाला है? मित्सुआ कहता है कि और थोड़ी देर वेट कर लो, वो आ जाएगा। तो मित्सुआ अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहते हैं, रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। तो विंग मना करते हुए कहता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मित्सुआ विंग को रोकते हुए कहता है कि वो लोग बहुत देर तक जर्नी करके आए हैं। मित्सुआ को पता है कि इस गाँव में आने के लिए कितने घंटे जर्नी करना पड़ता है, इसीलिए वो किचन में चला जाती है। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विंग अपने सिर को बस नोट कर देता है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, ये सब कुछ विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा नया था, तो उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। खाने के बाद मित्सुआ और विंग एंड वांग जी के साथ बहुत सारी बातें करती है। विंग को पहले पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मित्सुआ की नेचर की वजह से वो बहुत जल्दी मित्सुआ के साथ फ्रेंडली हो जाता है। कुछ घंटों में ही हाओलिन घर आ चुका था। हाओलिन वांग जी को देखते ही पहचान गया था। वो तुरंत ही वांग जी को हक करते हुए कहता है कि उसने इतने साल क्यों लगा दिए, आखिरी बार 3 साल पहले वांग जी इस गाँव में आया था। तो वांग जी कहता है कि वो शहर के कामों में बिजी हो चुका था। हाओलिन वांग जी को कहता है कि इस बार वांग जी ज़्यादा देर तक गाँव में रहे। तो वांग जी कहता है कि हाँ, वो भी सोच रहा है कि वो इस गाँव में शिफ्ट हो जाएगा। ये सुनते ही हाओलिन एंड मित्सुआ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इससे पहले भी वांग जी को बहुत बार ऑफर किया गया है कि वो इस गाँव में रह ले, लेकिन वांग जी हमेशा मना कर देता था, ये कहते हुए कि शहर में उसका काम धंधा होता है। लेकिन अभी वांग जी खुद से कह रहा है, ये देख के वो दोनों काफ़ी शॉक थे। हाओलिन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी सब कुछ ठीक तो है ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तभी वांग जी हाओलिन एंड मित्सुआ से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ मांगना है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। तो मित्सुआ खुश होते हुए कहती है कि हाँ, तुम लोग जब तक यहाँ रह रहे हो तुम लोग हमारे घर रह सकते हो। तो वांग जी मित्सुआ को मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम पे करेंगे। तो हाओलिन उसे मना करते हुए कहता है कि पे करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी को हाओलिन एंड मित्सुआ बहुत सालों से जानते हैं, वो वांग जी का दोस्त है, तो उन्हें उनके घर में रहने के लिए वांग जी को पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वांग जी मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे सेटल होना चाहता है विंग के साथ, इसीलिए वो जितने दिनों तक अपना घर नहीं बना लेता इतने दिनों तक मित्सुआ के घर रहेगा, लेकिन पे करेगा। मित्सुआ और हाओलिन वो पहले मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वांग जी के फोर्स करने पर वो लोग मान जाते हैं। तभी हाओलिन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुमने विंग से शादी कब की? विंग चाय पी रहा था। ये सुनते ही उसे बहुत जोर के टसका लग जाता है एंड वो खांसने लगता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है एंड उसके बैक को रब करने लगा था। विंग वांग जी की तरफ खांसते हुए देखता है, जैसे कि वो वांग से पूछ रहा है कि ये लोग ये क्या बोल रहे हैं। तभी वांग जी विंग को चुप करने के लिए बोलकर उन लोगों की तरफ देखता है एंड स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअल में इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, मैंने और विंग ने भाग की शादी की है। ये सुनते ही वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मित्सुआ तो पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन तभी वो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्या तुम लोगों ने भाग की शादी की है, लेकिन क्यों? तो वांग जी उन लोगों को बताता है कि एक्चुअल में विंग की शादी कहीं और फिक्स्ड हो गई थी, लेकिन विंग अपने घर से भाग गया था। तभी शहर में उसे वांग जी मिला। वो दोनों एक साथ रह रहे थे एंड उन दोनों को एक साथ प्यार हो गया। इसी वजह से जब नेक्स्ट टाइम विंग के घर वाले आए एंड विंग को उठा ले गए, तो वांग जी ने विंग को वहां से भगा के ले आया। ये सुनते ही मित्सुआ और हाओलिन दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दोनों विंग एंड वांग जी को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं एंड विंग एंड वांग जी को कहता है, क्या वो उन दोनों ने शादी कर ली है? तो विंग उन लोगों को मना करने ही वाला था कि वांग जी हाँ कह देता है, जिससे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। मित्सुआ वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कब की तुम लोगों ने शादी? तो वांग जी बता देता है, इस गाँव से आने से पहले विंग एंड वांग जी ने एक मंदिर में जाके शादी कर लिया था। जो सुनते ही मित्सुआ कहता है, ओह, मतलब आज तुम्हारा फर्स्ट डे है शादी का? तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था, उसे बहुत तेज की गुस्सा आ रहा था कि वांग जी झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा था।
वांग जी ने अभी कहा ना मित्सुआ और हार्लिन वो दोनों वांग जी के दोस्त है, तो फिर वांग जी ये सब क्या बोल रहा है? विंग को बहुत तेज की गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस अभी अपने गुस्से को पी जाता है। वांग जी मित्सुआ को बताता है कि आज उन दोनों का फर्स्ट डे है मैरिज का एंड उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए वो मित्सुआ के पास आ गया। मित्सुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए कहता है, रुको मैं अभी गेस्ट रूम को साफ कर देता हूँ। वो हार्लिन की तरफ इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। हार्लिन वांग जी से पूछने लगता है कि वो दोनों कब मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ। वांग जी अपने तरीके से स्टोरी बना के हार्लिन को बताने लगता है, जो सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। उससे ज़्यादा तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी को बस घूरे जा रहा था। वांग जी को भी समझ आ रहा था कि विंग को बहुत तेज़ की गुस्सा आ चुकी है, लेकिन अभी वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं है ये सारी झूठी बातें बोलने के अलावा। थोड़ी देर में मित्सुआ वहाँ से आ जाती है एंड वांग जी और विंग को कहते हैं, अब तुम दोनों को रेस्ट कर देना चाहिए, मैंने रूम रेडी कर दिया है। वांग जी एंड विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है। विंग आगे आगे चलने लगता है, तो मित्सुआ वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे तो आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है, अगर कुछ चाहिए हो तो हमसे मांग सकते हो। मित्सुआ बहुत ज़्यादा शर्माते हुए सब बोल रही थी, जो देखकर वांग जी मित्सुआ के हाथ को अपने से हटाते हुए कहता है, अपने दिमाग में बेकार चीज़ें सोचना बंद करो, और वहाँ से निकल जाते हैं। मित्सुआ बहुत तेज की हंसने लगी थी, तो हाओलिन मित्सुआ की गाल को खींचते हुए उसे वांग जी को परेशान करने के लिए मना कर देता है। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग रूम में जाके वांग जी का ही वेट कर रहा था। वांग जी रूम में पहुँचता है एंड उस गेट को लॉक कर देता है। वो रूम ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन दोनों लोगों के रहने के लिए इनफ था। वांग जी को देखते ही विंग भड़कते हुए कहता है, तुमने उनसे ये क्यों कहा कि हम दोनों ने शादी कर ली है? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो वांग जी विंग को शांत करवाते हुए कहते हैं, देखो विंग, ये एक गांव है एंड ये बहुत ही छोटा सा गांव है। अगर हम दोनों बिना शादी के एक साथ रहने लगे तो बहुत लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, जिससे हम दोनों के यहाँ रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एंड तुम्हें पता है ना कि हम कहीं और जा भी नहीं सकते, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वांग जी की बातें भी समझ पा रहा था। अब उसकी गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था। वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, ठीक है, हम एक रूम में रह तो रहेंगे, लेकिन तुम मुझे टच तक नहीं करोगे, समझे? तो वांग जी कहता है कि मैंने बस कहा है कि तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन रियलिटी में नहीं हो, तो डोंट वरी, तुम मुझ पर इतना बिलीव कर सकते हो। और भूलो मत, पहले जब हम एक साथ रहते थे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चिपकता था, तुम मेरे साथ चिपकते थे। ये सुनते ही विंग का फेस रेड हो जाता है। उसे याद आता है कि हाँ, पहले जब वो वांग जी के साथ उसके कॉटेज में रहता था, तब वही खुद सोते टाइम वांग जी को पोला बेर की तरह पकड़ के रहता था। विंग वाटर पर कहते हुए वहाँ से एक पर्दे के पीछे चला जाता है अपने कपड़े को चेंज करने के लिए। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। विंग के बाद वो भी अपने कपड़े चेंज कर लेगा। विंग की नज़र उस पर्दे की तरफ जाता है जहाँ पे एक कैंडल जल रहा था। मित्सुआ को उन लोगों ने बताया था कि वो दोनों मैरिड है, इसलिए मित्सुआ ने वहाँ पे बहुत ही पतली सी शीट लगाई थी, क्योंकि मित्सुआ को लगा था वो दोनों मैरिड है तो उनमें इन सारी चीज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी की नज़र वहाँ पे पहुँचते ही वांग जी को विंग का वो फिगर नजर आता है जो धीरे धीरे अपनी रोप्स को खोल रहा था। वांग जी चाहकर भी अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा था और गल्प करते हुए बस वहीं पे देखे जा रहा था। वांग जी जब अपने सेंसेस में वापस आता है, वो तुरंत अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी का फेस कान बिल्कुल रेड हो चुका था। वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था। विंग अब तक बाहर आ चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है जो अपनी ख्यालों में खोया हुआ है एंड दूसरी तरफ देख रहा है। फिर वांग जी के सामने जाता है और अपने हाथ को हिलाते हुए वांग जी को अपने कपड़े को चेंज कर देने के लिए बोलता है। वांग जी का फेस इतना रेड देखकर विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो वांग जी को कुछ पूछ पाता उससे पहले वांग जी अपने कपड़े को लेता है और वहाँ से उस पर्दे के पीछे चला जाता है। पर्दे के पीछे जाते ही वो उस कैंडल को बुझा देता है। विंग को समझ नहीं आता, कैंडल को बुझाते ही उस तरफ अंधेरा हो जाएगा ना, तो वांग जी ड्रेस कैसे चेंज करेगा। विंग ज्यादा अपने दिमाग को नहीं चलाता एंड बेड पे लेट कर सो जाता है। वो काफी ज्यादा थक चुका था। वैसे तो वो सोते हुए ही आया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। वांग जी जब अपने कपड़े को चेंज करके बाहर आता है तो देखता है विंग ऑलरेडी सो चुका है। वांग जी अब हालिन के साथ उसके खेत में काम करने लगा था। वांग जी को इन सारी चीज़ों का बिल्कुल आदत नहीं था। वो तो चोरी मोरी करके अपना दिन गुजारता था, लेकिन अभी वो खुद से कमा रहा था, वो भी मेहनत करके सही रास्ते पे, जो वांग जी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी तो पड़ रहा था, लेकिन वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था। विंग घर में रहता था एंड मित्सुआ के साथ उसकी मदद करता था। वो घर के सारे काम कर पाता था। विंग को घर के काम में इतना अच्छा देखकर मित्सुआ हमेशा विंग की तारीफ करता था। हाओलिन ने पूरे गांव के लोगों को बता दिया था कि वांग जी अब उन लोगों के साथ ही इस गांव में रहेगा। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हाओलिन ने ये भी बताया कि वांग जी ने शादी कर लिया है एंड सबको विंग के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाया था। विंग भी सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इस गांव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड फ्रेंडली नेचर के। पूरे दुनिया के सामने विंग एंड वांग जी एक कपल की तरह ही रहते थे।
लेकिन रूम के अंदर अभी भी विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और वांग जी विंग को हमेशा परेशान करता था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वांग जी को हाओलिन के साथ उसके खेत में काम करते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। आज हाओलिन ने अपनी खेत की सारी सब्जियों को मार्केट में बेचने गया था। उससे अच्छी कमाई हुई थी एंड उसने आधी कमाई वांग जी को दी थी। वांग जी ने मना किया था क्योंकि उसने उतना भी काम नहीं किया, लेकिन हाओलिन कहता है कि पहली बार के हिसाब से वांग जी ने बहुत अच्छा किया एंड हाओलिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है वांग जी से। पहली बार अपनी मेहनत की कमाई देखकर वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी लाइफ में पहली बार कुछ मेहनत करके कमाया था। वांग जी इस पैसे से क्या करे वो खुद भी नहीं जानता कि इस पैसे वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करवा रहा था। वांग जी उस पैसे की तरफ ही देख रहा था और उस मार्केट में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक हेयर पिन की तरफ जाता है, जो देखते ही वांग जी को बीइंग के ख्याल आता है। वो हेयर पिन बिल्कुल वाइट था और उसमें रेड कलर का टसल था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो तुरंत ही उस दुकान में जाता है और उस हेयर पिन को खरीद लेता है। वांग जी उस पिन को देखते हुए बार बार विंग को इमेजिन कर रहा था कि विंग इस पिन में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। जस्ट इमेजिन करते ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ रहा था। वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहता आज, वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाता है। हारून का भी आज बहुत अच्छा कमाई हुआ था तो वो भी घर पहुंच जाता है। घर में उसने बहुत सारा चीज़ें लेके गया था, जो देखते ही मित्सो काफ़ी खुश हो जाती है। आज मित्सो एंड विंग ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाए थे। विंग कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड यहाँ पे आने के बाद ज़्यादातर वक्त विंग ही खाना बनाता था। हालिन को भी विंग का हाथ का खाना काफ़ी पसंद था एंड वांग जी को भी पता चला था कि विंग कितना अच्छा शेफ है। वांग जी खाना खा ही रहा था, तभी वो देखता है कि हालिन अपनी कमाए हुए पैसे मिसा को दे रहा है, जो देखकर मिसा काफ़ी खुश हो जाती है एंड उस पैसे को अपने पास रख लेती है। ये देखते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो अभी मित्सो एंड हाओलिन की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग को भी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट कपल लगते थे। तभी वांग जी अपने गले को साफ करता है, जिससे विंग की नज़र वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी अपने पॉकेट से एक पाउच निकालता है एंड उसे विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग कंफ्यूजिंगली उस पाउच की तरफ देख रहा था, तो वांग जी कहता है कि ये मैंने और हाओलिन ने खेत में जो मेहनत की थी उसका ही पैसा है। ये सुनते विंग शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसके कान और चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। क्या वांग जी भी हाओलिन की तरह एक गुड हस्बैंड की जैसे उसे उसकी सारी मन की कमाई दे रहा है? विंग तो अभी भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी मित्सो स्माइल करता है एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वाह वांग जी, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक गुड हस्बैंड भी बन जाओगे। ये सुनते ही वांग जी का भी फेस रेड होने लगा था। मित्सो बार बार वांग जी को ऐसे ही टीज करता था, तो हाओलिन मित्सो को चुप करवाते हुए कहता है कि मित्सो, वांग जी को परेशान मत करो, और वैसे भी वांग जी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो वो एक गुड हस्बैंड बनेगा, यही तो नॉर्मल है ना? तो मित्सो भी स्माइल करते हुए अपने सिर को नोट कर देता है। विंग धीरे से वांग जी को कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, ये पैसा वांग जी अपने पास ही रखे। लेकिन वांग जी मना करते हुए कहता है कि विंग घर संभालता है और वही सब कुछ देखता है, तो वांग जी नहीं चाहता कि विंग बार बार वांग जी के पास आके उससे पैसे मांगे, इसलिए विंग इन पैसे को अपने पास रख ले। जो सुनते ही विंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगा था। वो उस पैसे को अपने पास रखते हुए वांग जी को थैंक यू बोल देता है। तो मित्सो कहता है कि ये पैसा तुम दोनों का ही है, तो तुम्हें वांग जी को थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लगा था। वांग जी एंड विंग बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सो विंग को बता रही थी कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो विंग को अगर ज़्यादा ठंड लगे तो अलमारी में और भी मोटा कंबल है, विंग वो यूज़ कर सकता है। तो विंग मित्सो को थैंक यू बोल देता है। मित्सो उन दोनों को गुड नाइट बोलती है एंड वहाँ से निकल जाती है। विंग अलमारी के पास जाता है एंड उस मोटे ब्लैंकेट को बाहर निकलने लगा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग के पास ज्यादा कपड़े नहीं है, तो विंग कल मित्सो के साथ मार्केट जाके कपड़े खरीद के ला सकता है। विंग कहता है कि उसे अभी कपड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन वांग जी फिर भी विंग से कहता है कि वो चाहे तो जा सकता है। विंग कहता है कि उसे जब जरूरत पड़ेगी वो चला जाएगा। विंग उस ब्लैंकेट को बाहर निकल ही रहा था, तभी उस अलमारी से कुछ कपड़े बाहर गिर जाते हैं, जो देखते ही विंग तुरंत ही उस ब्लैंकेट को बेड पे रखता है एंड उस कपड़े को उठाने लगता है। वहाँ पे वांग जी के कपड़े थे जो गिर गए थे। विंग जब वांग जी के कपड़े को उठा रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ पे पड़ा हुआ रेड कलर के कार्डिगन एंड उसके ऊपर एक रेड कलर के रुमाल की तरफ जाता है, जो देखते ही विंग शॉक हो जाता है। ये कार्डिगन तो विंग का है ना, एंड ये रुमाल विंग को याद है। लास्ट टाइम जब विंग उस शहर से भाग रहा था, तब उसने वांग जी को ये गिफ्ट में दिया था। विंग अपने मन में ही कहता है, क्या लांजान ने
इस रुमाल एंड इस कार्डिगन को इतने संभाल के रखा है। विंग उस कार्डिगन के ऊपर अपने हाथ को फेरता है, तभी वांग जी विंग के पास आता है एंड उस कार्डिगन एंड रुमाल को उठाते हुए कहता है, मैंने शायद कपड़े को गलत तरीके से रख दिया, आई एम सॉरी। ऐसे कहते हुए वो सारे कपड़े के साथ उस रेड कलर के कार्डिगन एंड रुमाल को संभाल के रख देता है। विंग कहता है कि तुमने इस कार्डिगन को अभी भी संभाल के क्यों रखा है, तुमने तो कहा था तुम इसे बेच दोगे। तो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, किसी ने मुझसे कहा था कि वो इस कार्डिगन के बदले मुझे बहुत सारे पैसा और एक्सपेंसिव चीजें देगा। ये सुनते ही विंग के फेस पे स्माइल आ जाता है। पहले विंग को वो मोमेंट याद आते ही बहुत तेज की गुस्सा आती थी, लेकिन अभी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी के हाथ में अभी भी वो पेन था जो वो अलमारी में रख रहा था। वांग जी अभी विंग को ये पेन देना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभी विंग को वो पेन दे, इसलिए वो उस पेन को अलमारी में अपने कपड़ों के बीच रख के अलमारी को बंद कर देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाओलिन एंड वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग एंड मित्सुआ वहाँ पे बैठा हुआ था, तभी हाओलिन उन दोनों को ब्रेकफास्ट कर लेने के लिए बोल देता है। मित्सुआ कहती है कि उसे अपने एक दोस्त के घर जाना है तो वो वहाँ जाके खाएगी। वो विंग को कह देता है कि वो ब्रेकफास्ट कर ले, तो विंग कहता है कि वो भी बाद में कर लेगा। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में वांग जी एंड हाओलिन खेत के लिए निकल जाता है एंड मित्सुआ भी वहाँ से चली जाती है। विंग किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी के हाथ में बहुत तेज की चोट आई थी। हाओलिन बहुत ज्यादा परेशान था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। तो वांग जी हाओलिन को रोकते हुए कहता है कि ये ज्यादा बड़ा चोट नहीं है, मैं घर जाके बैंडेज करके मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। तो हाओलिन कहता है, नहीं तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी घर जाके उनको ट्रीट करो, उसके बाद रेस्ट करना, आज तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं संभाल लूँगा, कल आ जाना। वांग जी हाओलिन को मनाना तो चाहता था कि वो ठीक है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन हाओलिन वांग जी को बिल्कुल मना कर देता है। वांग जी अपने ऊँट को कपड़े से दबा के रखे हुए घर की तरफ आ रहा था। एक पत्थर की वजह से वांग जी के हाथ में काफ़ी तेज का घाव लगा था, जिससे वांग जी को बहुत तेज पेन हो रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है, विंग अगर उसे इस तरह से देखेगा तो शायद बहुत ज़्यादा पैनिक करेगा, क्या उसे डायरेक्ट घर जाना सही रहेगा। वांग जी के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी वो देखता है कि घर का डोर ओपन है। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या विंग ने घर के डोर को ओपन रखा है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए जब वांग जी घर के अंदर जाता है तो देखता है सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। जो देखते ही वांग जी का धड़कन तो कुछ सेकंड के लिए रुक ही गया था। वो भाग के किचन की तरफ जाता है तो देखता है किचन में कोई भी नहीं है। अभी किचन के चूल्हा में आग जल रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि कोई खाना बनाते बनाते यहाँ से निकल गया हो। वांग जी बहुत ज्यादा डर चुका था। वो भाग के पूरे घर को तलाशता है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था एंड पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था। वांग जी को लगता है शायद जैम फैमिली फिर से यहाँ आ गए एंड वो लोग जबरदस्ती विंग को यहाँ से उठा ले गए। वांग जी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो भागते हुए सीधा इस गांव के एंट्रेंस की तरफ जा रहा था। वांग जी को इतना ज्यादा घबराया और डरा हुआ था कि वो शायद अभी रोने लगेगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देता है, लानजान तुम कहाँ जा रहे हो। ये आवाज सुनते ही वांग जी का पैर रुक जाता है। वो धीरे धीरे उस आवाज के डायरेक्शन में देखता है तो देखता है वहाँ पे विंग खड़ा हुआ था। विंग को देखते वांग जी भाग के विंग के पास जाता है एंड विंग की शोल्डर को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा वो लोग आए होंगे शायद तुम्हें लेने। क्या वो लोग आए थे? घर के ऐसा हालत कैसे है? तुम कहाँ थे? पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। वांग जी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो ठीक से कोई भी बात बोल नहीं पा रहा था। वांग जी की आंखें बिल्कुल वाटरी था, जो देख के विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वांग जी अभी धीरे धीरे बैठने लगा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था। वो कितने देर से भाग रहा था एंड वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो तो कुछ पल के लिए सांस लेना तक भूल गया था। वो अपने घुटने में बैठ जाता है और विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है, जो देख के विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो इससे पहले वांग जी को ऐसे हालत में कभी नहीं देखा था। विंग भी तुरंत ही बैठ जाता है एंड वांग जी के सिर को पैट करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी ने विंग को हक कर लिया था एंड उसे इतने टाइटली हक करके रखा था कि जिससे उसे डर हो विंग कहीं चला ना जाए, वो लोग विंग को वांग जी से कहीं दूर ना ले जाए। एक बार वांग जी की बेवकूफ़ी की वजह से उसने विंग को खोया था, लेकिन अभी वो विंग को फिर से नहीं खो सकता। अभी तो बिल्कुल नहीं, जब उसे पता है कि वो विंग को बहुत बुरी तरीके से पसंद करने लगा है। हाँ, वो विंग को बहुत बुरी तरीके से पसंद करता है। उसे पता है विंग शायद उसे उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन वांग जी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो अभी बहुत बुरी तरीके से विंग को चाहने लगा है और विंग को खोने का डर वांग जी को रुला तक दिया है। वांग जी अभी बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल वटरी हो चुका था।
अभी बस जोर जोर से रोना बाकी था उसका। विंग वांगजी के सिर को पैट करते हुए उसे संभाल रहा था। वांगजी को ऐसी कंडीशन में देखकर विंग और भी ज्यादा शॉक था एंड उसके आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो किसी तरह वांगजी को संभालता है एंड उस घर में ले जाता है। वांगजी के हाथ को देखकर विंग और भी ज्यादा वरीड हो जाता है। वो वांगजी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, लानसान, ये चोट कैसे लगी? तो वांगजी बस चुपचाप विंग की तरफ देखने लगता है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग लानसान के हाथ को पकड़ता है एंड उसके उनको ट्रीट करने लगता है। इस पूरे वक्त में वांगजी बिल्कुल शांत था। उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रहा था। वो अभी भी शायद डरा हुआ था, ये सोचकर अगर क्या होता कि जियान फैमिली सच में यहाँ आ जाता एंड विंग को उठा के ले चला जाता। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी शांत हो जाओ, यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या हुआ था। एक लेडी आई थी, उसने मुझे बताया कि मित्सुआ मुझे बुला रही है, इसलिए मैं घर को बंद कर चला गया था। लेकिन अभी ये सब देख के मैं भी शॉक हूँ, पता नहीं कौन आया होगा। वो दोनों ये इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी वो देखते मित्सुआ और हावलिन भागे भागे इस घर की तरफ आ रहा था। हावलिन बहुत ज्यादा शॉक था, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा टेंस भी लग रहा था। मित्सुआ तो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो रोने लगी थी। तभी विंग मित्सुआ के पास जाती है एंड उसे संभालने लगता है। हावलिन विंग एंड वांगजी से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उन लोगों की गलती है, उन लोगों की वजह से वांगजी एंड विंग को ये सब सहना पड़ा। तो वांगजी एंड विंग उन दोनों से कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वांगजी हावलिन से पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, कौन यहाँ पे ये सब करके गया है। तो हावलिन बताता है कि उसने इस गांव की एक बहुत अमीर इंसान से बहुत सारे पैसे लोन लिए थे खेत की वजह से, लेकिन अब हावलिन उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इंसान यहाँ पे गुंडे बेचकर हम लोगों को धमकाता है एंड हमारे घर की हालत ऐसे कर देता है। मिस्वा बुरी तरीके से रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था एंड वो डरी भी हुई थी। फिर मिस्वा को संभालते हुए कहता है, कितने पैसे लिए थे तुम लोगों ने? तो हावलिन एक अमाउंट बता देता है जो काफ़ी ज़्यादा था। वांगजी एक गहरा सांस भरता है और अपने रूम में चला जाता है। मित्सुआ एंड हावलिन अभी वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग को भी समझ नहीं आता कि वांगजी चुपचाप यहाँ से चला क्यों गया। वांगजी अपने रूम से वापस आता है। उसके हाथ में एक पाउच था एंड उसमें कुछ रखा हुआ था। वांगजी उस पाउच को हावलिन की तरफ देते हुए कहते हैं, क्या ये काफ़ी रहेगा? हावलिन पहले तो कंफ्यूज होता है, उसके बाद वो जब उस पाउच को ओपन करके देखता है तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा था, जो देख के हावलिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, इतना सारा पैसा? तो तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया वांगजी? तो वांगजी कहता है कि मैं जब टाउन में था तब मैंने इसको कमाया था। विंग भी उन पैसों की तरफ ही देख रहा था। तो हावलिन वांगजी की तरफ उस पाउच को देते हुए कहता है, नहीं वांगजी, हम ये पैसे नहीं ले सकते, हमें माफ़ कर दो, तुम फिक्र मत करो, हम धीरे धीरे उनके सारे पैसे रिटर्न कर देंगे। हाँ, पहले थोड़े बहुत हमें मुश्किलें सहना पड़ेगा, लेकिन बाद में हम दे देंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होना पड़ा। तो वांगजी हावलिन की शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है कि हावलिन, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो एंड तुम्हें और मित्सुआ को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं तुम दोनों को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं देख सकता। कल ही तुम ये पैसे उन लोगों को देकर आओगे। पहले तो हावलिन और मित्सुआ इन पैसे को लेने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन वांगजी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो दोनों आखिरकार मान जाते हैं। लेकिन हावलिन ये कहता है कि वो हर महीने वांगजी को पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर देगा। तो इस बात पर वांगजी राजी हो जाता है। विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो अपने मन में ही कहता है कि इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? वांगजी टाउन में जो सब करता था उससे उसके पास इतने सारे पैसे आना तो मुश्किल है। विंग के मन में सवाल तो था, लेकिन अभी वो वांगजी से कुछ नहीं कहता। रूम में जाते ही विंग वांगजी से कहता है कि वो रेस्ट कर ले। वांगजी विंग की आंखों को इग्नोर कर रहा था, वो विंग की तरफ देख नहीं रहा था। सुबह के इंसिडेंट की वजह से वांगजी अभी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। उसने जैसे रिएक्ट किया था अभी वांगजी को याद आ रहा था एंड वो और भी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। विंग के दिमाग में तो वो सारी पैसों की बातें ही चल रहा था, इसलिए वो वांगजी की रिएक्शन को ठीक से नोटिस नहीं करता। विंग को एब्सेंट माइंडेड देखकर वांगजी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो थोड़ी देर के हेजिटेशन के बाद विंग वांगजी से पूछता है, वांगजी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे जितना तुम्हारे बारे में पता है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे होना इम्पॉसिबल है। तो वांगजी अपने सिर को झुका लेता है। क्या ये पैसे चोरी के थे? वांगजी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो विंग कहता है, चोरी करके तुमने इतने सारे पैसे कमा लिए? तो वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं विंग, ये सब चोरी के पैसे नहीं है। तो विंग कहता है, तो फिर इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? क्या ये पैसे मेरे फैमिली ने तुम्हें दिया है जब तुमने मुझे उनके हाथ में सौंप दिया था? ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, हाँ यही हुआ होगा ना,
ये पैसे उसी चीज़ का है ना? वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। विंग को जब याद आ रहा था कि वांग जी ने विंग को जैंग चैंग के हाथ में सौंप दिया था एंड उसके बदले उसने पैसे भी लिए थे। विंग को पता नहीं क्यों अभी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, उसे सैड फीलिंग आ रही थी। इसलिए वो अभी वांग जी की तरफ नहीं देखता है, सीधा उस पर्दे के पीछे चला जाता है अपने कपड़े को चेंज करने के लिए। विंग को वांग जी कुछ बोल पाता, उससे पहले विंग जा चुका था। वांग जी विंग को कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग को देख ही लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, इसलिए वो वांग जी की तरफ ध्यान नहीं देता। वो वहाँ से निकल के आता है एंड बेड के दूसरी तरफ जाके सो जाता है। विंग को देखकर ही समझ आ रहा था वो कितना ज़्यादा अपसेट है, इसलिए वांग जी विंग को डिस्टर्ब नहीं करता एंड वो भी अपने कपड़े को चेंज करके सो जाता है। उस रात उन दोनों के बीच और कोई भी बात नहीं हुई थी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था। हावलिन एंड मित्सुआ भी ये सब नोटिस कर रहे थे। मित्सुआ विंग से बार बार बोल भी रही थी कि विंग ठीक तो है ना। हावलिन वांग से पूछ रहा था क्या उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, तो वांग जी बस सिंपली मना कर देता है। विंग ने पूरी सुबह वांग जी को इग्नोर किया था, जिससे वांग जी को भी बुरा लग रहा था। खेत में जब वांग जी एंड हावलिन काम कर रहे थे तो वांग जी को सैड देखकर हावलिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तो हावलिन कहता है, आज मैंने नोटिस किया कि तुम और विंग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्या तुम दोनों के बीच झगड़े हुए हैं। तो वांग जी बस खामोश से अपनी काम करने लगता है। ये देखकर हावलिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब मैं और मित्सुआ नई नई शादी करके आए थे इस घर में, तब पहले पहले तो हमारे बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था एंड मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था एंड मिस्टर इससे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं मिस्वा के नेचर को समझने लगा एंड अभी हम दोनों के बीच झगड़ा ना होने के बराबर ही है, क्योंकि मैं मैच्योरली बिहेव कर पाता हूँ। मैं समझ पाता हूँ वो कब क्या चाहती है, कब उसे क्या बोलना सही रहेगा, कब वो क्या सुनना चाहती है। तुम्हें पता है एक रिलेशनशिप में बात करना और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम दोनों में से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बात करके उसे क्लियर करो। ऐसे दोनों सैड रहोगे तो कभी भी एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के शोल्डर पर पैट करता है और अपने काम के लिए चला जाता है। वांग जी अभी हावलिन की तरफ देख तो नहीं रहा था, लेकिन हावलिन की हर एक बातें वो ध्यान से सुन रहा था एंड समझ भी रहा था कि हावलिन वांग जी से क्या बोल रहा है। अब वह नाइट का सीन दिखाया जाता है। खाते टाइम पे विंग ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो खामोशी से बस खाने को खा रहा था, जो देखकर मिस्सा विंग को हंसाने की कोशिश तो करती है अपनी बेकार से जोक पर, लेकिन विंग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी ड्रेस को चेंज करके बेड पे आ चुका था। वो रेडी हो चुका था बेड पे जाने के लिए। तभी वांग जी अंदर आता है तो देखता है कि विंग बेड पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। विंग अभी भी वांग जी को इग्नोर कर रहा था। तभी वांग जी एक गहरा सांस भरता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझसे इस बात के लिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारे ब्रदर से पैसे लिया है, या फिर तुम मुझसे इस बात के लिए गुस्सा हो कि मैंने उन पैसे को हारून को दिया है। ये सुनते ही विंग जो बेड पे जाने के लिए रेडी हो चुका था वो वांग जी की तरफ एक झलक देखता है। उसके बाद वो अपने आइज को हटा लेता है। वो वांग जी से अभी भी बात नहीं कर रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हें हर्ट करके मुझे जो पैसा मिला है मैं उन पैसों को यूज़ करूँगा। ये सुनते ही विंग कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग को तो अभी तक यही लग रहा था कि शायद वांग जी ने उन्हीं पैसों को यूज़ किया है जिस पैसों को वांग जी ने उसकी ब्रदर के पास से लिया था। तो वांग जी कहता है, मैंने अपने कॉटेज को बेच दिया था। वो टाउन के बिल्कुल कॉर्नर एरिया का कॉटेज था, तो मुझे उस कॉटेज के लिए अच्छे खासे पैसे मिले। जो सुनते हुए शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लानसन तुम्हारे पास तो बस घर के नाम पे वो कॉटेज ही था ना, तुमने वो कॉटेज क्यों बेच दिया। तो वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता था। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ ही देखने लगा था। तभी वांग जी कहता है, मैं चाहता था कि जैसे तुम एक सिंपल सी लाइफ चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, एक छोटे से घर में रहकर तुम्हारा पार्टनर पूरा दिन खेत में काम करेगा और तुम घर में पूरे घर को संभालोगे। फिर जब वो थक हार के घर आएगा तब तुम उसे खाना खिलाओगे एंड उसके साथ ढेर सारी बातें करोगे। यही लाइफ मैं भी चाहता हूँ विंग। हाँ मुझे पता है मैं इतने दिनों तक जो कर रहा था वो ठीक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ठीक है।
ये सब करके मेरा दिन का गुजारा तो हो ही जाता है, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे मिला मेरी पूरी लाइफ बदल गई। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी बड़ा इफेक्ट छोड़ दिया था मेरी लाइफ में। मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करता था। मैं ऐसा सोचता था कि तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ गलत होता है मेरे साथ, ना ही मैं अपने ढंग से काम कर पाता हूँ। लेकिन नहीं, एक्चुअल में तुम सही थे। तुम मुझे गलत काम करने से रोकते थे, एक गलत इंसान बनने से रोकते थे। लेकिन मुझे लगता था कि तुम जो कर रहे हो वो मेरे लिए गलत है, इसलिए आखिर में मैंने ये सोचा कि तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूँ ताकि मैं तुम्हें अपने से दूर कर सकूँ। लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। मैं नहीं कर पाया, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पाया। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हें अपने से दूर करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और देखो, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ फिर से वापस आ गया। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ये सब बहुत ही इमोशनल भरी टोन में कह रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वाटरी हो चुका था। विंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें भी आंसू से भर चुके थे। मुझे उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं हुआ था विंग कि तुम्हारे प्रेजेंट मुझ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों करता है, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद मुझे रियलाइज़ हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से लाइक करती हूँ विंग। लाइक नहीं, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से लव करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ उसी लाइफ को जीना जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ चाहते थे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग। मैं अपनी पूरी लाइफ को पीछे छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। प्लीज़ विंग, मुझसे इस तरह से इग्नोर मत करो। मैं ये सब नहीं सह सकता। मैं तुम्हारे नॉन स्टॉप बकबक तो सुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साइलेंस नहीं झेल सकता। प्लीज़ विंग। ऐसा कहते हुए वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विंग जब उसे इग्नोर करने लगा था, वांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो विंग की उन बातों को सुनना चाहता था। वो विंग की रूठ जाना देखना चाहता था। विंग जैसे वांग जी पर गुस्सा करता है, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, जो वांग जी के लिए बहुत पेनफुल था। वांग जी की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है। वो भाग के वांग जी के पास आता है और उसे हक कर लेता है। वो वांग जी के सिर को चलाते हुए कहता है, लान सान, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया था? तुमने उस टाइम पे मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? मुझे धोखा क्यों दिया था? अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो वांग जी विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई थी अपनी फीलिंग्स को, लेकिन मुझे उस टाइम पे जो ठीक लगा था मैंने वही किया था। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए वो विंग को और भी कस के हक कर रहा था, जैसे कि अगर अभी वो विंग को छोड़ देगा तो विंग कहीं चला जाएगा। वांग जी की सडन कन्फेशन से विंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और वांग जी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। विंग की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो वांग जी को बहुत पहले से लाइक करता था एंड वांग जी के पास धोखा खाने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। शायद कोई नॉर्मल इंसान अगर विंग के साथ ऐसा करता तो विंग को इतना बुरा नहीं लगता जैसे वांग जी ने किया था। एंड हाँ, विंग भी बहुत बुरी तरीके से वांग जी को पसंद करता है। इसीलिए तो जब विंग को ये समझ आया कि वांग जी ने हाओलिन को जो पैसा दिया है वो विंग को धोखा देने के बदले वांग जी को मिला है, विंग को पता नहीं क्यों बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे फिर से वो धोखा याद आ रहा था एंड वांग जी को वो पसंद करता था, इसलिए पता नहीं क्यों ये सब कुछ विंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। लेकिन वांग जी की सडन कन्फेशन सुनकर एंड ये सुनकर कि जो पैसा वांग जी को विंग के बदले मिला था उस पैसे को वांग जी ने हाथ तक नहीं लगाया, ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग वांग जी के फोर पर किस करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ लानसान, बहुत पहले से जिस टाइम हम पहली बार मिले थे। ऐसा कहते हुए वो फिर से वांग जी के फोर पर किस करता है। वांग जी अभी विंग के लिप्स पर किस कर देता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था, जैसे कि वो अपनी इस किस की मदद से विंग को अपना पूरी लव और अफेक्शन शो करना चाहता हो। विंग भी सेम पैशन के साथ वांग जी को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी उस किस को ब्रोक करता है और विंग को फिर से हक कर लेता है। वो दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग गांव में सबके सामने उसी गांव के एक चर्च में शादी कर लेता है। उस गांव में एक छोटा सा चर्च है। विंग एंड वांग जी वही सबके सामने शादी करते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हाओलिन एंड मित्सुआतो सबसे ज़्यादा खुश थे। विंग एंड वांग जी किस करता है एंड अपनी मैरिज को सील कर देता है। सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। विंग एंड वांग जी भी एक दूसरे की तरफ देखकर ब्राइटली स्माइल कर रहे थे। विंग ने अपने सिर पे उसी हेयरपिन को वेयर किया हुआ था जिस हेयरपिन को वांग जी ने कुछ ही दिन पहले अपने फर्स्ट मेहनत की कमाई से विंग के लिए खरीदा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था विंग को अपनी खरीदी हुई उस हेयरपिन के साथ देखकर। वांग जी ने जैसे सोचा था विंग उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जो देखकर वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था।
विंग भी वांग जी की उन शाइनी आंखों में ही देख रहा था। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग एंड वांग जी मिनसुआ एंड हाओलिन के घर वापस आ चुके थे। मिनसुआ एंड हाओलिन आज अपने दोस्त के घर रुके थे। वो विंग एंड वांग जी को कुछ प्राइवेसी देना चाहते थे। विंग बाहर खड़ा हुआ था एंड चांद को देख रहा था। तभी वांग जी बाहर आता है एंड विंग को उस कार्डिगन को पहना देता है, जिस कार्डिगन को विंग ने फर्स्ट टाइम वांग जी को दिया था। ये कार्डिगन देखते ही विंग के फेस पे स्माइल आ जाता है एंड वो कहता है, लानजान, क्या तुम इस कार्डिगन को मुझे वापस कर रहे हो? मेरे पास अभी भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है जो मैं इस कार्डिगन के बदले तुम्हें दे सकूं। ये सुनते वांग जी विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, मुझे इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मिल चुकी है, तो अब तुम इस कार्डिगन को अपने पास रख सकते हो। ऐसा कहते हुए वो विंग के वर्ड पर किस करता है और विंग को बैक से टाइटली हक कर लेता है। विंग भी वांग जी की तरफ घूमता है एंड वांग जी को सामने से हक करते हुए उसे आई लव यू कह देता है। वांग जी भी विंग को आई लव यू टू कह देता है। तो है एवरीवन, आई होप आपको इस फैन का लास्ट पार्ट भी अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट फैन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।